प्रणाम है मुझे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप चेक करिए ना। एक मिनट, तब तक हेमंत भैया प्रेयर बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धन्यवाद। चलिए, कितने लोगों ने जो हेमंत भैया ने वीडियो शेयर किए वो देखे? कितने लोगों ने वीडियो देख लिए? आशा मैम देख लिए, रेनू मैम, कुसुम मैम देखे आपने कि नहीं देखे वीडियो? देखा वीडियो बंद है आपका? हाँ, एक मिनट। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जिसे कल भी हमने देखा था। कितने लोगों ने डायग्राम बनाया है वो बोले, जिन्होंने डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस की। किसने? अंजू मैम ने किया, रेनू मैम ने। और चलो, एक छोटी सी प्रैक्टिस, केवल 1 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाइए। कल हमने कहा था हम 5 मिनट प्रैक्टिस करवाएंगे। केवल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, उसके ऑर्गन जितने हैं बस उनके नाम लिख देंगे। फास्ट बनाएंगे, बस 1 मिनट में बनेगा। पूरा नेम भी नहीं लिखेंगे। लीवर है तो एल बनाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो एस और आई बनाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन है तो एल और आई बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बना देंगे। चंद्रकला मैम, अभी हमने सभी को एक छोटा सा वर्क दिया है 1 से 2 मिनट का, कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है। बोलेंगे श्रुति मैम, हो गया? हेलो श्रुति मैम, हो गया? चलिए, एक बार बोलिए, केवल ऑर्गन्स के नेम बोलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। अनम्यूट करेंगे श्रुति मैम, माइक अनम्यूट करेंगे। माउथ, salivary gland, ओसिफोगस 25 सेंटीमीटर, स्टमक, लिवर,
गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। इसमें जो हमारा माउथ था वहाँ पे और क्या क्या जो हमें ध्यान रखना है, माउथ में सब आ गया, लेकिन क्या है, टीथ, टंग और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो वो बोल दिया आपने, ठीक है। और जो इसोफेगस आहार नाल है वो ध्यान रखना है, और विंड पाइप इसलिए याद रखेंगे कि विंड पाइप से दो काम हो रहे हैं, ठीक है। वो इसोफेगस आहार नाल बस ठीक, आहार नाल क्या कर रही, भोजन को नीचे ले जा रही, वो हमारे किससे कनेक्टेड पार्ट है, विंड पाइप से, ठीक, ताकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों पता रहे कि विंड पाइप कौन सा प्लेस है जहाँ पर श्वास लेंगे तो भोजन अंदर नहीं जाएगा, और भोजन अंदर जाएगा उस टाइम पर, उस क्षण, उस मोमेंट में श्वास रुक जाएगी, ठीक। चलिए एक बार एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का और प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी ग्लैंड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स को मेंशन कर देंगे, ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स याद हैं तो ठीक है, नहीं तो केवल ग्लैंड्स को लिख दीजिए। कितने लोगों को ग्लैंड्स याद हैं, हैंड रेज करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था ना, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल और गोनैड ग्लैंड, ठीक। लिखिए सब, फटाफट लिख कर दिखाइए, बस 1 मिनट में लिखेंगे। जिनको हार्मोन्स याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो केवल ग्लैंड्स के नेम लिखेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर देंगे सब। श्रुति मैम और 2 लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक बार श्रुति मैम को छोड़कर जिनको भी ग्लैंड्स के नेम बोलना है, जो मेंशन किया है उनको बोल दीजिए। भारती जी बोलिए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनियल, थायराइड, हाइपोथायराइड, पैनक्रियाज और गोनड्स। और मुझे 2 और हैं जो याद नहीं आ रहे। थायराइड को ये बात क्या बोला भारती मैम? गोनड्स। पैनक्रियाज के बाद नहीं, पहले हाइपोथैलेमस, हाँ, देन पिट्यूटरी, देन पेनियल, थायराइड, हाइपोथायराइड, थायराइड के बाद हाइपोथायराइड नहीं है, पैराथायराइड, ठीक है। बोलेंगे अंजू मैम। हाँ, एक बार अंजू मैम रिपीट करो। मैम हम बोले? हाँ बोलिए। हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड। वेरी गुड, ये सिस्टमैटिक बोला, ठीक है। भारती मैम बस एक ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, और कुछ एक वर्डिंग्स में गलत हुआ, ठीक, बाकी सही था। ये अभी अंजू मैम ने प्रॉपर बोला है, ठीक है। अंजू मैम इसके वो भी याद है हार्मोन्स? मैम सबके याद नहीं है, कुछ कुछ के याद है। चलो आज होमवर्क में लेंगे सर कि जो हमारी ग्लैंड्स है उनके हार्मोन्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबको लर्न करना है कि कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो हार्मोन जब कम होंगे तो भी हमारे शरीर में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होगी, और जब अधिक होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो होमवर्क में नोट करेंगे कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है उससे हमारी जो ग्लैंड्स निकलती, ग्लैंड्स और ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स को लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। कल हम लोग ने पढ़ा भी था नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी देखी थी, फिजियोलॉजी, आज उसको प्रॉपर देखेंगे सब फंक्शन के साथ। चलिए पढ़ेंगे अंजुमा, पढ़ें। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रणाली है जो शरीर के सभी कार्यों जैसे कि सोचने, समझने, अनुभव करने, गति करने, अंगों का संचालन तथा आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। इसके जो मेन पार्ट्स कौन है नर्वस सिस्टम का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को
2 पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कई जगह 3 पार्ट्स भी लिखा हो, लेकिन जो सेकेंड वाला है उसमें ही थर्ड को टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कई जगह पर ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को अलग दिखाया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और कई जगह पर पेरिफेरल के साथ ही ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। 3 पार्ट्स लिखे हों तो भी सही है, और 2 लिखे हों तो मोस्टली बुक्स में क्या है, पेरिफेरल से कनेक्ट कर दिया गया है, और कई जगह पर ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर है। और जो हमारा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके हमारे 2 पार्ट्स हैं मेजर, कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसको मैसेज कैसे करते हैं, कैसे मैसेज पहुंचता है, 5 सेंस ऑर्गन्स कैसे कनेक्टेड है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, कल हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा था यहाँ पर। फिर देख रहे हैं हमारा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स हैं वो पूरे हमारे टॉप से लेकर के बॉटम तक, पैर के अंगूठे तक सारी नर्व्स फैली हुई हैं। ठीक, जिसका भी कनेक्शन ब्रेन से कनेक्ट नहीं होगा वो क्या होगा, फिर वहाँ पर मैसेज नहीं पहुँचेगा। ठीक, अगर मैसेज नहीं पहुँचेगा तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी बॉडी की, पैरालिसिस अटैक वाली। ठीक है, जब भी पैरालिसिस का किसी को अटैक जिस पार्ट में बॉडी के होता है वहाँ पर क्या होता है कि स्पाइन से ब्रेन का कनेक्शन उस नर्व का टूट गया, ब्रेक हो गया वहाँ पर। इसके लिए फिर प्राणायाम क्या सपोर्ट करता है, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है और प्राणायाम की दोबारा से सेल को रीजनरेट किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने देखा जो हमारा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो ब्रेन है, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, केवल सिंपल अपना लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लें। फ्रंट ब्रेन सामने वाला, फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फ्रंट, मिड और हिंड, मतलब फर्स्ट जो हमारा सामने वाला है, प्रथम जो फर्स्ट है, फिर मिड का मतलब मध्य और हिंड का मतलब पीछे वाला। ठीक, 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को देख ले, जो हमारा फर्स्ट है जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेन के सेरिबेलम। ठीक, याद रह जाए तो ठीक है, बाकी इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा। केवल इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, और साइड से देखेंगे तो लेफ्ट और राइट है केवल। ठीक, तो जो सेरिबेलम है प्रमस्तिष्क सामने वाला, फिर सेरिबेलम के, बस इतना इसलिए क्योंकि हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं तो यहाँ थोड़ा सा याद रखना चाहें तो रख लें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि सेरिब्रम के अंदर ही थैलमस है और थैलमस के अंदर हाइपोथैलेमस है। ठीक, पहले थैलमस आएगा, फिर थैलमस के अंदर हाइपोथैलेमस है। तो हमारा जो ब्रेन का प्रथम हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है हमारा थैलमस है, फिर थैलमस के अंदर हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस को बोलते क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसारण का केंद्र। कि जैसी हम बाहर से सूचनाएं लेते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होंगे। यदि हमने डर वाले वातावरण में हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे सोर्स से हमने इंफॉर्मेशंस के क्या लिए, भय वाली चीज़, तो हाइपोथैलेमस ने हर चीज़ भयभीत होने की हमारे अंदर सिक्रेट कर दी है। तो जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं वो सब भय के कारण जो भी हार्मोन्स हैं उनको एक्सेस रिलीज़ करेंगे या कम रिलीज़ करेंगे, तो जिसके कारण हमारा पूरा शरीर और मन के बीच में एक असंतुलन आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हाइपोथैलेमस को ही हमें केवल स्ट्रॉन्ग करना होता है, और हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करने का पहला जो हमारा तरीका है वो हमारा वातावरण अच्छा हो। वातावरण का मतलब जहाँ पर हम स्वस्थ दिनचर्या हो, हमारी अच्छे लोगों से मिलना हो, न्यूज़ भी वही देखें जिससे हमारा हार्ट और ब्रेन स्ट्रॉन्ग बनता हो, लोगों से मिलें ऐसे जिनके जीवन में संघर्ष के बाद आगे उठने की क्षमता हो। तो ये सब क्या है, हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके हैं, और इसी में से योग भी है। योग क्या कर रहा है, हमेशा हमारे हाइपोथैलेमस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके कारण जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो सब सही सिक्रेशन देंगे। मान लो भी हमारे घर कोई आए तो हमारा जो फ्रंट वाला जो मेन दरवाज़ा है, यदि वो सही है, कोई नॉक करके आ रहा है, हमारी मर्जी से आ रहा है, तो कमांड किसकी होगी, हमारी होगी।
और जब ऐसा दरवाज़ा है कोई कभी भी आ जाए, अपने मन से आ जाए, जिसमें हमारी कमांड नहीं है, तो हमारे पूरे घर का जो संतुलन होना चाहिए, एक कमांड होनी चाहिए घर के अंदर, वो बिगड़ जाएगी। बस यही काम हमारे हाइपोथैलेमस का है। तो ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में है और थैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमस है। ठीक, फिर उसके नीचे कौन सी ग्लैंड है? पिनियल है। फिर पिट्यूटरी है। फिर हमारे पिट्यूटरी के बाद कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड है। फिर थाइमस, फिर हमारी पैनक्रियाज, फिर एड्रिनल और फिर गोनैड ग्लैंड। और जो मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण गोनैड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो डिफरेंट है। इसके बाद इसी में देख रहे हैं जो हमारा इसी में ऊपर एक पार्ट देख रहे हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसको लर्न करने की आपके लिए आवश्यकता नहीं है। फिर सेरिब्रम के बाद दूसरे साइड में देख रहे हैं सेरिबेलम। ये मध्य वाला हिस्सा हमारा जा रहा है। ठीक है, वैसे मध्य वाला जो जो मिड वाला जाएगा वो कार्पोरा यहाँ दिख रहा है ऊपर, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो सेरिब्रम, फिर सेरिबेलम, फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा आता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा को सब ध्यान में रखें। जो हमारी गर्दन है, गर्दन से का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमारा क्या है? हमारा थर्ड वाला पार्ट है, हिंड ब्रेन में आ रहा है। और इससे हमारा क्या कनेक्ट है? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है इसके नीचे। ठीक है, तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसके कुछ फंक्शन है जो अभी नीचे पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान क्या रखना है? फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फ्रंट ब्रेन जो है हमारा ये सेरिब्रम है, फिर मिड की तरफ जा रहे हैं तो सेरिबेलम हो गया, फिर हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा। बस 3 नाम ध्यान है, कॉर्पोरा वाला आप भूल जाएंगे, तो नहीं आपको याद रहे तो आप उसको छोड़ दीजिए। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा ये कई बार क्वेश्चन में टिक करने में आ जाते हैं। और जो सेरिब्रम है उसके अंदर हमारा थैलेमस है और उसके अंदर हाइपोथैलेमस है। क्योंकि हाइपोथैलेमस किसके अंदर है ये पूछ लिया जाता है, तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के अंदर है। और जो हमारा फ्रंट ब्रेन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये भी ध्यान ना रहे तो थैलेमस ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ब्रेन में है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस है। और जो हमारा लास्ट हिंड ब्रेन है उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है। ठीक, जो सबसे सरल है बस उतना ध्यान रखेंगे, बाकी आपको सब लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ नाम हैं, उनको अपने सिलेबस में लिखना चाहें तो लिख लें, सबको लर्न यहाँ पे भी नहीं करना है। जो हमारी सेल है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है हमारी पूरी बॉडी में, किस सिस्टम की है? 2 सेल के नेम बोले थे जो आपके क्वेश्चन का पार्ट है, एक नेफ्रॉन और एक न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ की सेल है? नर्वस सिस्टम की। ठीक, और नेफ्रॉन कहाँ की सेल है? किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी की। 2 सेल क्वेश्चन के पार्ट है। ठीक, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी यूरिनरी रीनल सिस्टम, और किडनी पूछा जाए तो किडनी हो गया क्योंकि वो उसी के अंदर आ रहा है। ठीक, तो जो हमारी न्यूरॉन सेल है उसमें नाम देखेंगे, सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग ने पढ़ा था कोई भी सेल होगी तो सेल की क्या 3 चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर, और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। कोई भी सेल के अंदर 3 चीज़ें होना मस्ट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक, वो यहाँ पर भी है। लेकिन ये जो सेल है इसमें 2 नाम और कनेक्टेड है। यहाँ साइटोप्लाज्म कहाँ लिखा है? हाँ, इसको देखिए, यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं लिखा, साइटोन लिखा है। देखिए साइटोन दिख रहा है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ही है हमारा। ठीक है, देखिए किसके अंदर है? सेल के अंदर लिक्विड वाला पार्ट है। साइटोप्लाज्म है क्या? जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। बॉडी में देखेंगे तो उसे प्लाज्मा बोलेंगे, सेल में देखेंगे तो साइटोन या साइटोप्लाज्म लिखा होगा। ठीक, मान लो जो हमारी एक सेल है, सेल का बाहरी लेयर क्या होगा? सेल की मेम्ब्रेन, दीवार हो गई। ठीक, फिर सेल के अंदर क्या होगा? एक लिक्विड होगा। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है। तो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ है? प्लाज्मा है हमारा। प्लाज्मा के अंदर हमारी सारी ब्लड सेल्स हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पर साइटोन लिखा है, ये उसी से संबंधित है, साइटोप्लाज्म से। ठीक, फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब इसमें 2 नाम हैं जिनको ध्यान रहे तो ठीक है, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या है? जो हमारा
देख रहे हैं सेल जो है हमारी, उसके बाहर जो निकले हुए कुछ हमारे पार्ट दिख रहे हैं वो डेंड्राइट्स में आ रहे हैं। एक्सॉन कहाँ पर है हमारा, देख रहे हैं एक्सॉन सबको दिख रहा है कहाँ पर एक्सॉन है हमारा, ठीक है। एक्सॉन के जो हमारी सेल नीचे से ऊपर जा रही है उसमें देखेंगे जो साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड पार्ट है, रूट से ऊपर जाने वाला, वो एक्सॉन है। और जो निकले हुए जो पार्ट्स हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि बाहर की ओर कुछ रचना दिखाई दे रही है, वो डेंड्राइट्स हो गए। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, केवल क्या याद रखना है कि न्यूरॉन जो सेल है उसमें हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक। अब आपको जो वीडियो शेयर किए जाएंगे उस पर पूरा आपको दिखेगा ये काम कैसे करना है। तो न्यूरॉन जो सेल है नर्वस सिस्टम की सेल है और इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स दो पार्ट है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। इसको लिख लेंगे, फिर जो अभी आपको इसके भी आज भी हमने देखा शायद इसके प्रॉपर वीडियोस अभी नहीं आए तो कल तक शेयर कर दिए जाएंगे, तो उसे आप सब लोग देख लेंगे। और फिर हम एक दिन अभी कल के बाद, क्योंकि कल तो 3 दिन की क्लासेस कुछ और वर्क के लिए हैं, उसके बाद एक बार सारे वीडियोस को यहाँ पर दिखाकर हम पूरा डिस्कस कर देंगे। लेकिन आपका होमवर्क है कि जो भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं कम से कम 5 बार सभी वीडियोस को आप देख लें, फिर आपको समझना बहुत आसान लगेगा। चलिए अब पढ़ेंगे आगे। संरचना एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 मुख्य भागों में विभाजित होता है। ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। यह शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है और इसमें 2 भाग होते हैं। पहला है मस्तिष्क, ब्रेन, सोचने, याद रखने, निर्णय लेने, इंद्रियों की जानकारी को समझने और शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों को भेजने का कार्य करती है। इसमें रिफ्लेक्स क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस भी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, PNS। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसमें 2 प्रकार की नसें होती हैं। पहली है संज्ञा तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व्स, इंद्रियों से सूचना CNS तक लाती हैं। गतिशील तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स, CNS से अंगों तक आदेश ले जाती हैं। ये क्लियर है ना, कल हमने से पढ़ा था कि ब्रेन से मोटर नर्व्स लेकर आएंगे मैसेज हमारे स्पाइन में, और स्पाइन से जो मैसेज जाएगा वो सेंसरी नर्व्स से जाएगा हमारा, ठीक है। और जो CNS का मेन पार्ट में क्या क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर सेकंड में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है हमारा, जो इसमें हमारे मैसेज कैसे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं। फिर मैसेज जाने का माध्यम क्या था, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स थे स्पाइन से मैसेज ब्रेन तक ले जाने में, ठीक है। आगे देखेंगे हम। PNS के 2 उपभाग, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इच्छा अनुसार अंगों की गति को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हृदय, फेफड़े, पाचन आदि का संचालन स्वतः करता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, फाइट और फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। इसको समझेंगे फिर बहुत सरल लगेगा। देखो अभी हम लोग ने 2 सिस्टम देख रहे थे, कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा CNS, फिर PNS देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने बोला था कि कई जगह PNS के अंदर ही मोस्टली हमारा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रखा गया है, पर कभी कभी इसको थर्ड में रख दिया जाए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इसका ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग ने क्या देखा, सारी नर्व्स हमारे बॉटम से लेके टॉप तक सब कनेक्टेड है ब्रेन से। तो सारा मैसेज पूरी बॉडी में कहीं जा रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है तो सब, और मैसेज आने जाने में क्या सपोर्ट कर रहा है, जो हार्ट हमारा ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजन के साथ, तभी हमारी जो भी हमें मैसेज ब्रेन से मिलेगा पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। आपको लगता है कि ऑक्सीजन ब्लड में ना जाए तो नर्वस सिस्टम सही काम करेगा?
नहीं करेगा। इसीलिए जब हम लोग पैर नीचे करके बहुत देर खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो माइंड है 3 से 4 घंटे के बाद थकने लगता है। और जब हम बैठते हैं तभी कुछ भी करें, ऑफिस में काम करें, घर पे हों, कुछ देर के बाद 3 घंटे के बाद एक बार पैरों को फोल्ड कर लें या फिर लेट कर पैरों को थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लें, क्योंकि जब तक हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो पैर से सिर की तरफ होगा तब तक हम स्वस्थ फील करेंगे। और जब लगातार 3 घंटे 5 घंटे हमारा जो ब्लड का फ्लो है सिर से पैर की तरफ हो जाएगा तो हम चाहें या ना चाहें इंटरनल हम लोग थका हुआ महसूस करेंगे। तो फिर जो पेरिफेरल नर्वस पैर सुन होना भी यही होता है, पैर सुन हो गया बैठे बैठे या जो ये कुछ वो सब भी है, यही है। क्योंकि जब हमारा ब्लड का फ्लो नहीं होता है वहाँ पर तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका एक पार्ट हमारा हुआ जिसमें सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स आ रही है हमारी। फिर इसके बाद दूसरा जो है हमारा बोलेंगे चंद्रकला मैम। मैम मैं तो ऐसे पूछ रही थी, जैसे अपन है ना, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, अभी हो रहा है कि जैसे बैठे रहने के मतलब जैसे अपन वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी वॉकिंग कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं तो वो करते हैं उस वक्त कुछ भी नहीं लगता, और जैसे ही बाई चांस बैठ गई ना, मतलब अगर बैठ गई तो फिर वापस उठने की हिम्मत नहीं होती है। नहीं, ये तो इसका मतलब है, जैसे आप भी करवाते हैं ना जैसे उठने के लिए और बैठने के लिए, तो मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत ही उठने बैठने में ही होती है, और पैरों के पंजे तो गायब ही हो गए कहीं। नहीं, फिर इसका मतलब है चंद्रकला मैम आपको वीकनेस फील हो रही है। ठीक है, इसमें आप अपना हीमोग्लोबिन एक बार सही चेक करिए, कैल्शियम, आयरन, फाइबर कम है, सब कम है। हाँ ठीक है, वो आपके सिम्टम बता रहे हैं। आपने जो दोनों चीज़ें बोली ना वो पता चल रहा है कि अभी आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसको सही करिए, फिर ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, हाँ, उसको धीरे धीरे अपने डाइट में सही करिए, प्राणायाम ठीक ढंग से करिए, और कोशिश करेंगे क्योंकि आप अपने कॉलेज भी जाते हैं कि जब वहाँ से आए तो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद लेट कर पैरों को थोड़ी देर के लिए, अगर विपरीत करनी आसन ये सब नहीं कर सकते तो वॉल से पैरों को सपोर्ट दे दीजिए। ऐसे आप 15 मिनट लेटेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है, अपना डाइट ठीक करना है और कोशिश करनी है कि पैरों को इस स्थिति में रखें, फोल्ड करके या पैरों को थोड़ा साइड में सपोर्ट देकर, ताकि हम सही ढंग से पैरों जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे ब्रेन की तरफ आए। बोलेंगे जी मैम कल ही मेरे को एक फ्रेंड मिली, वो बता रहे थे कि उसके सारे टेस्ट ठीक आए हैं, सब कुछ विटामिन D12 सब, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो अभी उनको डॉक्टर ने NBC कोई होता है कि नर्व्स का टेस्ट बोला हुआ है, तो मतलब सारे टेस्ट ठीक होने के बावजूद भी वो कह रही है कि मेरे हाथ पैर सुन्न रहते हैं, सुन्न हो जाते हैं। मतलब वो वर्किंग में है कि घर पे है, पहले ये बताइए। घर पे ही है मैम, वर्किंग नहीं। ठीक है, उनसे कहिए सही से 20-20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और पैरों की कंडीशन को वॉल से सपोर्ट लें। ठीक है, मतलब लेट कर पैरों को क्या चाहिए मैम? हाथ पैर दोनों सुन्न होते हैं। नहीं, उससे कोई वो नहीं है, जैसे लेट जाए और पैरों को थोड़ा ऊपर रखें। ऊपर का मतलब जब रात में सोएं तो पैर के नीचे 30 डिग्री का कुछ भी पिलो वगैरह कुछ लगाएं तो पैर उठे रहें, और जब सुबह जब जगे या जब भी कुछ काम करके थोड़ा रेस्ट मिले तो लेटने के बाद जैसे हम लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अर्धहलासन करते हैं। ठीक है, ऐसे करके पूरे कर पाए या 60 डिग्री में तो पैरों को बोले सपोर्ट लें दीवार का, और डीप ब्रीदिंग करें। धीरे धीरे उनकी रिकवरी ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केस हम कॉलेज में देख चुके हैं। ठीक है, तो उनको दवाओं से नहीं होता, इन चीज़ों से उनका काम। और दूसरा, अपना जो सुबह दोपहर शाम को नींबू नमक चीनी का घोल प्रॉपर बना कर लें। ठीक है, अब चीनी की जगह मिश्री यूज़ कर लें। मुश्किल से वो 10 दिन ऐसा करेंगे ना, उनको रिकवरी फील होना शुरू हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। तो हम लोग जितने प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का प्रभाव हमारे किस सिस्टम में आता है, अपने सिलेबस में नोट करिए जाके, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम पर। ठीक, प्राणायाम का प्रभाव कहाँ चेक किया जाता है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम पे। अब जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, इसे हिंदी में भी सब लोग देख रहे हैं, इंग्लिश में भी इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और इंग्लिश में ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम।
ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। अब इसको ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको सभी को पता हो, क्योंकि हम सब लोग डेली योग करते हैं तो इसलिए पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम को लिखेंगे राइट ब्रेन, सिंपैथेटिक सिस्टम राइट ब्रेन राइट नॉस्ट्रिल। राइट ब्रेन है, राइट नॉस्ट्रिल है, तो ये क्या होगा, हमें गर्मी देगा या शांति देगा? मैम राइट वाला गर्मी देगा, राइट में है तो ठीक है, तो ये क्या है हमारे गर्मी देने से मतलब है पित्त बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, जो कुछ इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी वो कहाँ आएंगी, हमारे राइट ब्रेन राइट नॉस्ट्रिल। सिस्टम कौन सा है, सिंपैथेटिक सिस्टम, और किस सिस्टम के अंदर है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के अंदर है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, सब नहीं ध्यान रख पाएंगे तो बस 3 ध्यान रखना, CNS PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन कनेक्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स आती हैं, और फिर जो दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, उसमें ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में जिसके 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को क्या बोलेंगे, राइट ब्रेन राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है, अब राइट नॉस्ट्रिल से आपको सबको कंफर्म हो गया कि ये एनर्जी वाला है, सेंटर है हमारा। फिर इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक क्या है हमारा, लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो इसका मतलब है ये हमारा कूल कंडीशन देने वाला जो माइंड है। तो अब हमें ये माइंड नहीं, ब्रेन का जो पार्ट है। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, इसको इसलिए बोला कि जितना भी हमारा प्राणायाम का इफेक्ट आता है वो इस सिस्टम से रिसर्च में या लैब में चेक किया जाता है। ये कभी भी आपसे कोई पूछेगा प्राणायाम का इफेक्ट कहाँ चेक करते हैं, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम पे चेक करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का इफेक्ट कहाँ चेक करें, हम सीधा सीधा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। कैसे चेक कर रहे हैं, जैसे सपोज करके अब इसको समझाते क्या इसमें प्रॉब्लम। मान लो आप कहीं से बहुत जल्दी जल्दी जीने से चढ़कर ऊपर आए हैं रूम में अपने, तो मान लो आपने 50 या 60 जीने स्टेयर्स को क्रॉस किया चढ़कर, तो वहाँ क्या होगा कि जब आए हैं तो आप एकदम से क्या क्या चीज़ें उस समय होंगी जब आपने एंटर किया रूम में, आप हाँफ रहे होंगे, आप रहे होंगे, और गर्मी लग रही होगी। ठीक, हाँफ रहे होंगे, गर्मी लग रही होगी, और ऐसा लग रहा होगा कि उसमें हाँफने में हार्ट बीट भी बढ़ी है और सांसों का रिदम भी बढ़ा है। ठीक, तीनों चीज़ें होती क्लियर है। क्या क्या चीज़ें, हार्ट बीट भी बढ़ी है, जो हमारा पल्स रेट वो भी बढ़ा है, सांस जो ले रहे हैं वो भी फास्ट हुई है, और उसके कारण हमारे शरीर में क्या लग रहा है, हीट बढ़ गई है। तो ये सब कुछ कब हुआ है, तो यहाँ जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो कौन सा ब्रेन का वर्क कर रहा है आपका, राइट ब्रेन, राइट ब्रेन का कर रहा है। सिस्टम कौन सा काम कर रहा है इसमें, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक काम कर रहा है। ठीक, फिर आपने 10-15 मिनट आप बैठ गए, हवा ली आपने, और फिर आपने पानी पिया, अब कौन सा ब्रेन एक्टिवेट हो गया, अब लेफ्ट ब्रेन हुआ, और सिस्टम कौन सा हुआ यहाँ पर, पैरासिम्पैथेटिक हो गया। ठीक, और नॉस्ट्रिल कौन सा हुआ हमारा यहाँ पे वर्किंग में है, लेफ्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा पार्ट कि हमारा जो ऑटोनॉमी नर्व। तो जब हम लोग मान लो हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से हमने श्वास ली। ठीक है, अब दूसरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करता है, राइट को। क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि लेफ्ट शांति देने वाला हमारा ब्रेन है, तो वो राइट में जितनी भी हमारी एक्टिवेशन मोड में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको वो कंट्रोल कर रहा है। और राइट ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट को, क्योंकि राइट के कारण ही हम शरीर से काम कर पाते हैं। जब हम मान लो पढ़ाई कर रहे हैं या ये हम कहें कि पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करते समय हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा, लेफ्ट। पूजा करते समय कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। और जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, काम करने के लिए निकल रहे हैं, कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। या हम घर की अपनी सफाई कर रहे हैं तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए,
राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट क्या है हमारा, यही हमारा सिंपैथेटिक है। और जब माइंड के लेवल पे काम करेंगे तो वो सब कौन से ब्रेन में आएंगे, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और जब बॉडी के लेवल पे काम करेंगे और जब हम राइट ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल का यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम आएगा ये हमारा, सिंपैथेटिक। ठीक है, बस इसको ध्यान। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम करें या नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, तो हमने लेफ्ट साइड से श्वास ली तो लेफ्ट ब्रेन वर्किंग में है, तो लेफ्ट ने किसको कंट्रोल में लिया है, राइट को लिया है। फिर जब राइट को से हमने श्वास लिया तो राइट ने किसको एनर्जी दी है, लेफ्ट को एनर्जी दी है। तो दोनों ब्रेन के बीच में क्या बन गया है, एक संतुलन बन गया है, एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो गया है। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जो सभी प्राणायाम का बेसिक पार्ट है, तो वो क्यों करते हैं, ताकि हमारे पहले दोनों ब्रेन का मतलब हुआ शरीर और मन के बीच में एक संतुलन बैठ जाए। तो जब शरीर और मन के बीच में एक संतुलन बैठेगा तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, डिसीजन स्ट्रांग होंगे और जो स्ट्रांग डिसीजन लिए हैं वो हम बॉडी के थ्रू एक्टिवेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं बॉडी और ब्रेन के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, कुछ ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आया। मान लो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है, कौन सा ब्रेन एक्टिवेट है, वेरी गुड। मान लो हमारा पाचन शक्ति, जिसमें हमने भोजन किया है, भोजन करने के बाद या भोजन करते समय कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए राइट, पित्त बनेगा तो ये भोजन डाइजेस्ट होगा। अग्नि तत्व जो है हमारा फायर एलिमेंट्स, वो कब बनेगा, वो कब काम करेगा, जब वो अग्नि तत्व होगा तो ही हमारा भोजन पचेगा। तो वहाँ पर हमारा कौन सा ब्रेन काम करना चाहिए, राइट वाला। तो सिस्टम कौन सा होगा वहाँ पर, सिंपैथेटिक। वेरी गुड। जब हमें पानी की जरूरत है तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, लेफ्ट। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पानी का मतलब है हमें शीतलता की जरूरत है, शांति की जरूरत है। तो हमारा ब्रेन कौन सा एक्टिवेट हो, पैरासिम्पैथेटिक, लेफ्ट ब्रेन। और नोस्ट्रिल कौन सा होगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक, अब कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि थोड़ा हमें समझ में आया, योग के थ्रू भी और अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी। ठीक है, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे, बोलेंगे आशा मैम। हेलो आशा मैम, हैंड रेस करें जिनको समझ में आए। शायद मैंने ऐसे कोई बात नहीं, अब जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार पूछ ले, जिनको नहीं समझ में आया हो। मैम सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हमारे जो हम वो करते हैं प्राणायाम करते हैं तो उसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। अगर ऑटोनॉमिक नहीं याद रहता है जो कुछ है तो बोल सकते हैं कि क्योंकि हम लोग दोनों नॉस्ट्रिल काम कर रहे हैं ना, तो दोनों नॉस्ट्रिल किससे जुड़े हैं, ब्रेन के दोनों साइड से जुड़े हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बोला अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम ये जब भी करते हैं तो ये किससे कनेक्ट होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मान लो सब कुछ भूल जाए, बस इतना ध्यान रखेंगे, लेफ्ट और राइट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल राइट ब्रेन। और लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। और लेफ्ट क्या है, हमारे माइंड की शांति किससे संबंधित, जो हमारे जीवन में शांतिपूर्ण विचार है वो किससे संबंधित है, लेफ्ट से। और जो बॉडी के लेवल पे हमारे जितने काम है वो किससे संबंधित है, राइट से। तो हमारे जीवन में दोनों का संतुलन आवश्यक है, ना तो केवल हम ब्रेन के से काम ले सकते हैं, ना केवल बॉडी से काम ले सकते हैं। दोनों का जब बैलेंस होगा, दोनों में एक संतुलन स्थापित होगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि बॉडी के जो भी बॉडी के, मान लो हमने कोई अच्छा विचार किया है, कोई काम करने की योजना बनाई, तो काम करने के लिए शरीर की तो जरूरत पड़ेगी। विचार कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन चाहिए तो इसके लिए शरीर। अब मान लो शरीर कितना भी स्ट्रांग हो पर डिसीजन कोई ना हो तो शरीर का क्या करेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए जो भी हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का इफेक्ट कहाँ आता है, दोनों ब्रेन पर आता है, लेफ्ट और राइट में। तो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सब भूल जाएं, बस लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रेन को कनेक्ट करना। ठीक है, अब ये तो एकदम सरल हो गया। ठीक, और लेफ्ट और राइट का मतलब हो गया बॉडी और ब्रेन दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। वहाँ पे पढ़ेंगे कार्य विधि।
मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नामक कोशिकाएं सूचनाओं को विद्युत सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। हर न्यूरॉन में 3 मुख्य भाग होते हैं। डेंड्राइट्स सूचना प्राप्त करते हैं, सेल बॉडी सूचना का संसाधन करते हैं, एक्सॉन सूचना को अन्य न्यूरॉनों या मांसपेशियों तक ले जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉनों के इसको सूचना देखिए, एक मिनट रुकेंगे जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सूचना प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सूचना कहाँ से प्राप्त करेंगे? स्पाइन से। ठीक है, वहाँ से प्राप्त किया। ठीक है, फिर क्या बोले, सेल बॉडी सूचना का संसाधन है। सेल बॉडी सूचना का संसाधन का मीन्स ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का एक वे है, तरीका है या माध्यम है। फिर एक्सॉन क्या कर रहे हैं, सूचना के अन्य न्यूरॉनों या मांसपेशियों तक ले जा रहे। अब जो सूचना हमारे स्पाइन से आई है डेंड्राइट से, तो डेंड्राइट्स ने सूचना प्राप्त की है, और जो सूचना हमें मिली है या मिलने वाली है, तो एक्सॉन क्या कर रहे हैं, उनको मांसपेशियों तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बस ध्यान में हमने क्या बोला था, नर्वस सिस्टम की सेल का नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन के 2 नाम ध्यान में रखने हैं। एक डेंड्राइट्स का कार्य क्या है, सूचना प्राप्त करना। एक्सॉन का काम क्या है, सूचना को अन्य न्यूरॉन या मांसपेशियों तक ले जाना। ठीक, अब कोई भी सेल है, सेल के 3 फंक्शन होते हैं या 3 उसमें सेल के वर्किंग प्रोसेस में आएंगे, प्रोसेसिंग में कनेक्ट होंगे। पहला, सेल की मेम्ब्रेन, बाहर दीवार होगी ताकि सेल एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। फिर सेल के जीवन के लिए क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए। जैसे हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। हमने आपसे बोला था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बहुत आवश्यक है, लेकिन प्लाज्मा हटा दो वहाँ से, तो ये फ्लोट कहाँ करेंगे, तो फिर उसका कोई ऐसे ही सेल के हमारे जीवन के लिए प्लाज्मा चाहिए ब्लड में। इन द सेम वे जो हमारी सेल है वहाँ पे साइटोप्लाज्म चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद उसी के अंदर, जैसे हमारे शरीर में हमारी सोल है, वैसे हर सेल के अंदर जीवित होने का क्या एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, हमारा न्यूक्लियस है। तो ये हर सेल के अंदर होना चाहिए। अब जो हमारी न्यूरॉन है, वहाँ पे न्यूरॉन सेल नर्वस सिस्टम के 2 नाम है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी सभी को पता है, सेल बॉडी के अंदर 3 चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक, चलिए पढ़ेंगे अंजुम। न्यूरॉनों के बीच सूचना सिनेप्स नामक संयोग स्थल पर रासायनिक दूत न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा पहुंचाई जाती है। कार्य, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। संवेदी कार्य, सेंसरी फंक्शन, यह इंद्रियों जैसे आँख, कान, त्वचा आदि से आने वाली जानकारी को एकत्र करता है। विश्लेषण एवं निर्णय, इंटेरोगेटिव फंक्शन, मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी इन संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण कर निर्णय लेते हैं। प्रतिक्रिया या संचालन, मोटर फंक्शन, निर्णय के आधार पर अंगों को आदेश भेजा जाता है जिससे वह गति करते या प्रतिक्रिया देते हैं। सेंसरी फंक्शन कहाँ पर हो रहा है, स्पाइन से ब्रेन या ब्रेन से स्पाइन? स्पाइन से ब्रेन। ठीक है, फिर जो हमारा इंटीग्रेटिव फंक्शन है, ये ब्रेन से स्पाइन हो रहा है या स्पाइन से ब्रेन? ब्रेन से स्पाइन। मोटर नर्व्स किससे जुड़ी है, ब्रेन से स्पाइन या स्पाइन से ब्रेन? ब्रेन से स्पाइन। वेरी गुड, ब्रेन से स्पाइन। और जो सेंसरी नर्व्स हैं वो स्पाइन से ब्रेन। जब मैसेज जाएगा तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जाएगा। तो सेंसरी नर्व्स क्या है, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो मैसेज ले जाने वाली प्रोसेसिंग में का स्पाइन से ब्रेन में सेंसरी नर्व्स कनेक्टेड होंगी। और जब ब्रेन से डिसीजन आएगा, मैसेज आएगा, तो वो कौन सी नर्व्स हैं, हमारी मोटर नर्व्स हैं। ठीक, सेंसरी को इसलिए ध्यान में रखेंगे क्योंकि बिना 5 ज्ञानेंद्रियों के तो कोई मैसेज जाएगा नहीं। तो सेंसरी नर्व्स को मैसेज स्पाइन ही ले जाएंगे। स्पाइन से सेंसरी नर्व्स कनेक्टेड है हमारे, और ब्रेन से जो स्पाइन में मैसेज आएगा वो मोटर नर्व्स से आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है। और छोटा सा एक आप की नोट सब बना के रखेंगे, पढ़ें। निष्कर्ष,
नर्वस सिस्टम शरीर के सभी कार्यों को सूक्ष्म और तीव्रता से नियंत्रित करता है। यह शरीर को बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इसकी कार्य प्रणाली अत्यंत जटिल लेकिन अद्भुत है, जो जीवन की सभी गतिविधियों को दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा नर्वस सिस्टम देखा। अभी इसके आपको वीडियोस भी मिलेंगे, तो वो पूरा ध्यान से देख लेंगे। ध्यान से क्या, एक दिन हम अभी क्लास लेंगे, दिन में वो चाहे वो संडे को ले या कोई अदर डेज में, पूरे सिस्टम को 2-2 मिनट पहले वीडियोस, लेकिन आप 5 बार सब देखकर बैठेंगे। फिर जब वीडियोस देखकर जिस दिन आप बैठेंगे, हम यहाँ पर वीडियो शेयर होगा, उसके बाद 2 से 3 मिनट एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत ईजी लगने लगेगा पढ़ना। पढ़िए। 3.1.6 Endocrine system, location, functions of endocrine hormones, hypothalamus, pituitary, adrenal, thyroid, parathyroid, pancreas and gonads. एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम शरीर का वह तंत्र है जो ग्रंथियों, ग्लैंड्स की मदद से हार्मोन्स का स्रवण करता है। ये हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में जाकर शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे विकास, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, मूड आदि। सभी को पता है, हमने कई बार बताया कि हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। जब ब्लड में ऑक्सीजन होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ हार्मोन्स अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं। ठीक है, मान लो हमने अभी कोई दवा ली है, या ये बोले कि हमने आंवला लिया है या भोजन लिया है, तो होगा क्या कि लिया तो हमने मुख से है सारी चीज़ों को। अब वो काम कैसे करेंगे? आंवला काम कहाँ करेगा? हमारे पेनक्रियास पे भी काम कर रहा है, थायराइड पर भी काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो हमने खाया है। जैसे हमने सिर दर्द की दवा ली है, तो सिर दर्द में फ़ायदा कर रही है वो। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं। जो हमने जैसा भोजन लिया, वो यदि एक हार्मोन्स के साथ सपोर्टिव है तो एक हार्मोन सीक्रेट होगा, यदि 5 के साथ सपोर्टिव है तो 5 के साथ सीक्रेट होगा। तो ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ टारगेट एरियाज में ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स वर्किंग में आते हैं। हाइपोथैलेमस स्थान मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे। मुख्य कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करना, भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान कैसे नियंत्रित कर रहा है? अभी हाइपोथैलेमस को अभी हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति आकर हमको कोई खराब सूचना, गलत सूचना दे दे, तो हमारा पूरा हाइपोथैलेमस जो सूचना को जैसा ग्रहण करेगा वैसे ही सारे ग्लैंड्स को मैसेज दे देगा नेगेटिव। तो भूख, प्यास, नींद, शरीर, भूख हो सकता है हमारी खत्म हो जाए, प्यास हमारी खत्म हो जाए, नींद डिस्टर्ब हो जाए और शरीर का तापमान बढ़ जाए। ठीक, और यदि कोई ऐसी सूचना जो लंबे समय से हमारा कोई काम नहीं हुआ है, या हमारा बच्चा कोई बाहर है, उसका कोई काम बन गया है, या वो घर पे आ गया है, तो देखेंगे भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान कम होगा, भूख बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, नींद गहरी आएगी। ठीक है, ये सब क्या है? सब कौन किसके कार्य हैं? हाइपोथैलेमस के। मतलब जैसा हमें बाहर से इंफॉर्मेशन जैसी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस पूरे अंदर के जितने ग्लैंड्स हैं उनको कमांड दे रहा है। तो पिट्यूटरी को कमांड कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस दे रहा है। और पिट्यूटरी के नीचे जितने ग्लैंड्स हैं उनको कमांड कौन दे रहा है? पिट्यूटरी दे रही है। ठीक, पिट्यूटरी को कमांड कौन? पिट्यूटरी क्या है? हमारी थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है। ठीक है, तो और मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड को कमांड कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस दे रहा है। और फिर जितने नीचे हमारे ग्लैंड्स हैं उनको कमांड कौन दे रहा है? पिट्यूटरी दे रहा है। ठीक? तो इसलिए हमें पता हो कि हाइपोथैलेमस का कितना बड़ा रोल है, जिसको हमें समझना होगा। तो हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग रखना हो तो हमें क्या करना है? भोजन करते समय, पानी पीते समय, सोते समय और जगते समय, ये 4 ऐसे समय हैं जिस पर आप नेगेटिविटी को अपने अंदर एंट्री नहीं दीजिए, कैसे भी कुछ भी। ये सहस्त्रार चक्र हो गया एक तरीके से। हाँ, हाइपोथैलेमस एहसास से ही कनेक्टेड है। ठीक है,
ये उसी से कनेक्टेड है। तो ये 4 जो समय हैं, भोजन करते समय, पानी पीते समय, सोते समय, जगते समय, यदि ये 4 समय हमने ध्यान रखा कि हमें नेगेटिविटी से कनेक्ट नहीं होना है, तो आप देखेंगे आपका जीवन ऐसे ही स्वस्थ और सहज होता जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे अंजुम। अब इसको फास्ट बस हार्मोन। हाँ, मुख्य हार्मोन GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बस हार्मोन्स के पिट्यूटरी नेम ग्लैंड। सॉरी मैम, अब केवल हार्मोन्स के नेम पढ़ेंगे और उनका स्थान पढ़ेंगे बस। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्य हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, LH FSH प्रजनन नियंत्रण, ADH ऑक्सीटोसिन जल संतुलन और संकुचन। ठीक है, कहाँ पर है? जो पिट्यूटरी है हाइपोथैलेमस से नीचे है, थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे हमारी पिट्यूटरी। थायराइड ग्लैंड मुख्य हार्मोन, T3 थायरोनाइन, TH थायरोक्साइन, कैल्सिटोनिन कैल्शियम का संतुलन। कैल्शियम का बोल संतुलन दिया करो T3 T4 ऐसे बोल दिया करो ना, उलझा मत दो। और कैल्सिटोनिन। तो जो हमारा कैल्शियम का संतुलन कौन बनाता है? थायराइड। T3 T4 जो हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो इसलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है कैल्शियम के डाइजेशन के लिए? विटामिन डी की। पढ़ेंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड मुख्य हार्मोन, PTH पैराथायरॉइड हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड मुख्य हार्मोन, एड्रेनालाइन, नोराड्रेनालाइन, लड़ो या भागो। एड्रीनलिन, कॉर्टिसोल और इसके बाद है एल्डिडोस्टेरोन। ये क्या है? हाँ, ये हमारे तीनों हार्मोन्स हैं। इसमें जो मेन है हमारा नेगेटिव हार्मोन कौन कौन से हैं? एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल। ठीक, एड्रीनलिन का जो नॉर एड्रीनलिन है ये वही है कि हमारा एक तरफ माइंड बहुत एक्टिव मोड में आ गया और एक तरफ शांति की कंडीशन में। तो जब आपसे नेगेटिव पूछे जाएंगे तो हमने आपको एक दिन और भी लिखवाया भी था कि लिख भी लीजिए इसको कि एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल क्या है, ये सब हमारे नेगेटिव हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब इसको देखना है ये मुख्य कार्य क्या है इनके? तनाव प्रतिक्रिया है, रक्तचाप है और मेटाबॉलिज्म है। तनाव प्रतिक्रिया का मतलब हमारा बीपी हाई हो गया, रक्तचाप वो भी बीपी हाई। जब बीपी बढ़ेगा तो तनाव प्रतिक्रिया दिखाई देगी। फिर मेटाबॉलिज्म का मतलब है जब बीपी हाई होगा तो अग्नि तत्व कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट बस इसको कंप्लीट करते हैं। पैनक्रियाज मुख्य हार्मोन, इंसुलिन रक्त शर्करा को घटाना, ग्लूकागॉन रक्त शर्करा को बढ़ाना। गोनाड ग्लैंड्स पुरुषों में टेस्टिस मुख्य हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का विकास, शुक्राणु उत्पादन, महिलाओं में ओवरीज मुख्य हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या है? ये फीमेल के हार्मोन्स हैं। इनको ध्यान में रखें। ये जो ग्लैंड्स हैं और इनके हार्मोन्स सब का लर्न करके रखें। बस अब यहाँ शांति पाठ करेंगे, इसको सब आप देख लेंगे, मैटर आपके पास पहुँच जाएगा क्योंकि टाइम आपका हो गया है। हेमंत भैया अब शांति पाठ बोलिए। एक छोटा सा निवेदन है, 8-10 तक इसको इनके 5-7 में 10-15 क्वेश्चंस भी दे रखें। बस ये वाले और करा दीजिए ताकि मैं कल की प्रतियोगिता का इनको अभी एक टूल दे देता हूँ, मतलब एक चीज बता देता हूँ ना, जब तक ये प्रश्न करवा दीजिए बस। अच्छा ठीक है। अब श्रुति मैम आप पढ़िए। हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि को नियंत्रित करता है?
पिट्यूटरी। ठीक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी। ठीक है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पैंक्रियाज। पैंक्रिएज। थायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? चयापचय नियंत्रण। एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का श्रवण करती है? कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। ऑक्सीटोसिन किससे जुड़ा है? संकुचन व प्रसव। संकुचन व प्रसव से ऑक्सीटोसिन जुड़ा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित है? अंडकोश। कैल्सिटोनिन किसका स्तर बढ़ाता है? कैल्शियम। एडीएच का मुख्य कार्य क्या है? जल संतुलन। सीआरएच कहाँ से स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस। प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होता है? अंडाशय। ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से आता है? पिट्यूटरी। एल्डोस्टेरोन का कार्य है? रक्त में सोडियम और जल संतुलन। कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर? क्या? कौन सी ग्लैंड होगी यहाँ पर? अच्छा, कौन सी? अगर जल से संबंधित है तो कौन सी ग्लैंड हो? जल से संबंधित कौन सी ग्लैंड हो सकती है? किडनी मैम। किडनी के ऊपर ग्लैंड कौन सी? एड्रिनल। जल से संबंधित कुछ भी होगा तो सिस्टम होगा हमेशा एक्सक्रीटरी। मुख्य ऑर्गन होंगे हमारे तो किडनी, और ग्लैंड होगी तो एड्रिनल। जल से संबंधित कभी भी होगा कोई भी टॉपिक, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे। ग्लूकागोन का प्रभाव है शर्करा बढ़ाना। एफएसएच का कार्य है जनन कोशिकाओं का निर्माण। टीएसएच का प्रभाव किस पर होता है? थायराइड ग्लैंड। एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? स्तन विकास में महिला विशेषताएं। पैराथायराइड हार्मोन का कार्य है रक्त कैल्शियम को बढ़ाना। कॉर्टिसोल मुख्यतः किस कार्य से जुड़ा है? तनाव प्रतिक्रिया। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है, चलिए हेमंत भैया कंटिन्यू कीजिए। इसको आप स्टॉप कर दीजिए। एक सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया क्या? अपनी प्रतियोगिता जो कल से